तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिए थे। ठीक है, उसकी 6 शर्तें थी, 6 शर्त पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है इसमें केवल 2 ही शर्तें हैं। अब वो 2 शर्तें कौन कौन सी हैं देख लीजिए आप लोग। तो पहला शर्त ये है कि जब वस्तु अनंत पे हो। ठीक है ना, तो अब अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? तो आपको पता होगा कि जब वस्तु अनंत पे होता है तो जो इसका प्रतिबिंब है कहां बनता है? फोकस पे। कहां बनता है? फोकस पे। लेकिन किरण आरेख बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई अवतल लेंस हो गया। ठीक, और ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, अब अवतल लेंस में आप सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसको बोलते हैं P1, इसको बोलते हैं F2 और इसको बोलते हैं 2F2। ये हो गया। ठीक है, अब अगर बात करें इस तरफ तो इस तरफ आते हैं तो हो जाता है P2, और इधर की बात करें तो F1, और इसका दूना बात करें तो 2F1। ठीक है, पूरा रहा है उधर। अब देखिए वस्तु अनंत पे है। कहां पे है? अनंत पे। तो आपको पता है कि जब कोई वस्तु अनंत पे होती है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो यहां से जो किरणें आएंगी, अगर वस्तु अनंत पे है तो जो किरणें आएंगी वो कैसी आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। और आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर वाली जो किरणें हैं फोकस से आती हुई, तो ये किरणें ऐसे यहां से सीधे ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, और ये भी किरण जो है ऐसे निकल जाएगा। तो ये दोनों किरणें आपको कहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं? फोकस से। कहां से हो रही हैं? तो इसीलिए कहा जाता है कि जब वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत दूरी पर है तो किरणें जो है F2 से आती हुई। अब देखिए आपको ये तभी आएगा जब आपको लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पता हो। ठीक है, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये बातें पढ़ चुकी है। ठीक है, ये कैसे बनता है। अगर किरणें समांतर हैं तो F2 से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये नियम आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब याद न करिए तो आपकी कमी है। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आप जानते हैं कि जब ये डॉटेड लाइन मिल गया तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होगा। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, मतलब ये रियल में नहीं बनेगा, कल्पना इसकी हो रही है कि यहां बनेगा, इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त। तो आप जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा होगा। सही बात है, अवतल लेंस हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता ही है, अवतल लेंस बड़ा कभी नहीं बनाता। ठीक है, तो प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। यम का मान धनात्मक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ठीक है आभासी प्रतिबिंब बन गया तो आभासी यानी सीधा प्रतिबिंब के लिए यम का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया कि जब वस्तु कहां हो? अनंत पर हो। अब इसके अलावा क्या कह रहा है? एक कंडीशन और है अंतिम, यम का मान से कम भी होगा, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच कहीं भी हो। यानी वस्तु को चाहे जहां रखिए, तो वस्तु को चाहे जहां रखेंगे तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो देखिए, तो तब प्रतिबिंब जो है F2 और लेंस के बीच बनता है, चाहे जहां रख दीजिए। तो इस बात को किरण आरेख से आपको आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? एक अवतल लेंस पहले बना लीजिए। ठीक है, ये अवतल लेंस हो गया, और ये इसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट लिख दिए जाए। अब ये पॉइंट हो गया P1, ये पॉइंट हो गया F2, और ये पॉइंट हो गया 2F2। ठीक है, अब बात करें तो ये हो गया P2, और ये हो गया F1, ये हो गया 2F1। अब वस्तु चाहे जहां रख दीजिए। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा F2 और P1 के बीच यानी लेंस के बीच। तो मान लेते हैं ऐसा है कि वस्तु यहां रखा है। ठीक है ना, मान लेते हैं कि वस्तु जो है यहां रखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि पहली किरण कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। और बताइए समांतर वाली जो किरण है वो F2 से आती हुई, तो ये ऐसे निकल जाएगा, और कोई देखेगा तो कहेगा अच्छा F2 से आ रहा है। अब पहला तो बन गया, दूसरा वाला क्या होगा? तो दूसरे वाले के कई तरीके हैं, या तो F2 से लेके जाइए, या तो प्रकाशिक केंद्र O से। तो प्रकाशिक केंद्र O से जाते हैं, तो दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र O से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है।
ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहां मिलती हैं? बी डैश पर। तो बी डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना। इसीलिए प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश बनता है F2 और P1 के। तो अगर अवतल लेंस में वस्तु को रखा गया है अनंत पे तो प्रतिबिंब सदैव F2 पर बनेगा, और उसके अलावा चाहे जहां रखिए F2 और लेंस के बीच बनेगा। प्रकृत वही होगा जो पिछला था। पिछला का मतलब सीधा आभासी, छोटा, पर्दे पर नहीं, यम धनात्मक, यम का मान 1 से कम। तो ये सेम वही बनेगा जो पीछे बना हुआ था। कोई दिक्कत? ये हो गया। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा, ठीक है ना, कि लेंस की क्षमता के बारे में, तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? देखिए, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसके व्युत्क्रम को? हाँ, तो फोकस दूरी का मतलब होता है F, और लेंस की क्षमता को कहते हैं P। P मतलब पावर ऑफ लेंस। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, तो सूत्र होता है कि P बराबर 1/F। P बराबर 1/, तो ये सूत्र हो गया P बराबर 1/F। ये क्षमता का सूत्र हो गया। F जो है यहां पर वो मीटर में होता है। F किस में होता है? अगर 1/F है तो F मीटर में होगा, ठीक है ना। और अगर P बराबर आप लिखते हैं 100/F, तो F जो है वो होगा सेंटीमीटर में। तो याद रखिएगा, जब सवाल करिएगा तो अगर फोकस दूरी मीटर में दिया हुआ है तो 1/F, अब फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दिया है तो। अब इसका मात्रक की बात करें तो जो क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर को D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और इसको अगर हम लोग मात्रक बात करें तो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है, क्योंकि 1/, तो मीटर है, मीटर ऊपर गया तो मीटर की घात -1, या 1/, सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर ऊपर गया तो सेंटीमीटर की घात -1। ये तीनों मात्रक इसके हो सकते हैं। और हाँ, क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। कोई समस्या? अब देखिए, जैसे उत्तल लेंस हो गया, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है। तो अगर उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होगा, ठीक है, तो इसकी जो क्षमता होगी वो भी क्या होगी? धनात्मक होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस भी धनात्मक होती है, और इसीलिए इसकी क्षमता भी कैसे होगी? प्लस होगी। बात करें अवतल लेंस की, ठीक है ना, तो अगर अवतल लेंस की बात करें तो इसका उल्टा। अवतल लेंस का आपको पता है फोकस जो है निगेटिव होता है, तो अगर फोकस निगेटिव होगा तो क्षमता क्या हो जाएगी? क्षमता भी निगेटिव हो जाएगी। देखिए, अगर फोकस आपका, अगर क्षमता जो है धनात्मक है तो मतलब वो प्रकाश किरण को क्या करेगा? अभिसरित करेगा। क्या करेगा? अभिसरित का मतलब होता है इकट्ठा। अगर कोई लेंस है उसकी क्षमता प्लस में आ गया तो प्लस का मतलब ये है कि वो प्रकाश किरण को इकट्ठा कर रहा है कहीं, ठीक है। और माइनस आ गया तो क्या करता है? अपसरित। अपसरित का मतलब होता है प्रकाश को फैलाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर क्षमता धन प्लस में आ गया तो जो लेंस है वो प्रकाश को अभिसरित यानी इकट्ठा करेगा, और अगर क्षमता निगेटिव आ गया तो प्रकाश को क्या करेगा? वो अपसरित का मतलब फैलाएगा। कोई दिक्कत? तो ये बातें याद रखिएगा, इनकी रिवाइज आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बिंब, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब यानी इमेज, तो प्रतिबिंब कहते किसे हैं? तो देखिए, परावर्तित या अपवर्तित किरणों के कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। यानी जिस बिंदु पर, ठीक है, परावर्तित या अपवर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई, तो उस बिंदु पर बने बिंब रूपी प्रति को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात अपवर्तित या परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर बने बिंब रूपी प्रति को ही हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, बिंब का मतलब क्या है तो आप समझ जाइए कि बिंब का मतलब होता है वस्तु। कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि बिंब का मतलब प्रतिबिंब होगा, नहीं, बिंब का मतलब होता है वस्तु। प्रतिबिंब, तो बिंब का प्रति इसलिए बोलते हैं प्रतिबिंब। तो बिंब को वस्तु बोलते हैं, ठीक है ना। और वस्तु की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट।
OBJECT। तो ऑब्जेक्ट माने वस्तु होता है और इमेज माने क्या होता है, तो लेंस हो चाहे दर्पण हो, ठीक है ना, प्रतिबिंब की दूरी को जो है हम किससे करते हैं प्रदर्शित, V से। तो याद रखिएगा कि प्रतिबिंब की दूरी को हम V से प्रदर्शित करते। अब प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, सबको पता है, एक होता है आभासी प्रतिबिंब और एक वास्तविक, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है सदैव कैसा होता है, उल्टा, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यह मात्रा छोटा लगेगा। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद अपवर्तित या परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो 100% उल्टा होगा। उल्टा प्रतिबिंब का मतलब आपको बता चुके हैं कि अगर वस्तु को रखा गया है मुख्य अक्ष के ऊपर तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष के नीचे, यही मतलब होता है उल्टा का। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते। देखिए, परावर्तन का मतलब यहाँ पे मिरर की बात कर रहा है, दर्पण की बात कर रहा है, और अपवर्तन का मतलब यहाँ पे लेंस की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण में भी बनता है और प्रतिबिंब लेंस के द्वारा भी बनता है, इसीलिए परावर्तन या अपवर्तन बोला गया है ना। क्योंकि प्रतिबिंब तो भाई किसी द्वारा बन सकता है, दर्पण के द्वारा भी और लेंस के द्वारा भी, इसीलिए यहाँ पे परावर्तन और अपवर्तन दोनों बात बोली गई है। और अगर परावर्तन होगा तो परावर्तित किरणें मिलेंगी, अपवर्तन होगा तो अपवर्तित किरणें मिलेंगी। तो इसीलिए बोला गया है कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तित या अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक उल्टा होता है और पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें आभासी प्रतिबिंब, तो आप जानते हैं फिर वही कहानी कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तित या अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। एक और बात कि जो आभासी प्रतिबिंब है उसे पर्दे पर प्राप्त, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब है, रियल में वहां पे किरणें मिल ही नहीं रही हैं। और जब रियल में किरणें नहीं मिल रही हैं तो पर्दे पर कहां प्राप्त कर सकते, नहीं कर सकते। तो बात समझ में आ गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब अगले हेडिंग की बात करें। संयुग्मी फोकस का मतलब कॉन्जुगेट फोकस होता है। देखिए, संयुग्मी फोकस का मतलब क्या होता है कि संयुग्मी फोकस का मतलब दो बिंदु हैं। कितने बिंदु, तो संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिसमें अगर पहले बिंदु पर वस्तु रखा जाए तो प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने, और अगर दूसरे बिंदु पर वस्तु रखें तो प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने। तो संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहा जाता है जिनमें यदि वस्तु को पहले बिंदु पर रखा जाए तो प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने, और अगर वस्तु को दूसरे बिंदु पर रखा जाए तो प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने। याद हो जाएगा। तो लिखा भी है कि उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें या जिसमें एक बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। संयुग्मी फोकस केवल कहां संभव है, अवतल दर्पण में। क्यों, आपको पता होगा कि अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और अगर प्रतिबिंब को फोकस पर रखते हैं तो अगर वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे। तो बताइए ये दोनों बिंदु हुए कि नहीं हुए। अगर वस्तु को आप लोगों ने देखा होगा कि अनंत और सी के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस और सी के बीच में बनता है, और अगर वस्तु को फोकस और सी के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनता है। यानी अवतल दर्पण में ही संभव है संयुग्मी फोकस, बाकी किसी दर्पण और किसी भी लेंस में संयुग्मी फोकस संभव। तो परिभाषा याद हो गया कि संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं कहते हैं जिनमें से पहले बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। कोई दिक्कत। संयुग्मी फोकस केवल और केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। ये प्रश्न विकल्प में आ सकता है, लिखने के लिए आएगा तो पूरा आएगा, अदरवाइज
वैसा है, कोई दिक्कत। अब बात करें हम लोग प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, SCA होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्रकीर्णन का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब प्रकीर्णन क्या होता है, देखिए प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखरना। क्या होता है? तो जिस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा उसका बिखराव ज्यादा होगा, और जिस रंग का प्रकीर्णन कम होगा उसका बिखराव कम होगा। देखिए प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, देखिए कि पदार्थ जो है कुछ विशेष प्रकार के रंग को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, तथा बाद में कुछ विशेष रंग को क्या करते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। अब बस इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। जो पदार्थ होते हैं वो कुछ विशेष रंग को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक है। अब फिर बाद में क्या करते हैं कि कुछ विशेष रंग को उत्सर्जित कर देते हैं, मतलब अवशोषित माने सोख लेते हैं, उत्सर्जित माने निकाल देते हैं। अब बस इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जिस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा, ठीक है ना, उस रंग का फैलाव ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा बिखरेगा। तो नीले या बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण होते हैं। क्या होते हैं? धूल के कण होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि, और वायुमंडल में वायु के भी कण होंगे, तो वो क्या करते हैं कि प्रकाश को पहले अवशोषित करते हैं और फिर क्या करते हैं, उत्सर्जित। और चूंकि नीले रंग का प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए नीले रंग का उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो कोई पदार्थ नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है तो प्रकाश को न तो अवशोषित करेगा और न तो जहां न अवशोषण न उत्सर्जन, वहां क्या हो जाएगा, वहां काला दिखाई देगा। तो ये प्रश्न विकल्प में आता है, ठीक है, कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश देखने पर कैसा दिखाई देगा, काले रंग का दिखाई देगा। या ये भी पूछता है कि कोई आदमी चंद्रमा पर है तो उसे आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला, क्योंकि चंद्रमा पे भी अंतरिक्ष लगभग न के बराबर है, G/6 वहां पे है ही नहीं, ठीक है ना, तो वहां भी काला ही दिखाई देगा। और हमें कैसा दिखाई देगा, नीला। क्यों? वायु के कण, धूल के कण प्रकाश के किरणों को अवशोषित कर लेते हैं और नीले रंग को, इसीलिए हमें वो क्या दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। अब नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा क्यों होता है, ठीक है, तो इस बात को जो है एक साइंटिस्ट थे लॉर्ड रेले, क्या नाम था उनका, उन्होंने कहा कि जो प्रकीर्णन है, क्या कौन सा गुण, प्रकीर्णन, वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा हो गया तो जो प्रकीर्णन है वो क्या हो जाएगा, कम, और अगर तरंग दैर्घ्य जो है कम हो गया तो प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, ज्यादा। और आपको हम बता चुके हैं कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी ज्यादा हो गया। बैगनी या नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लगभग 3900 होता है, कम हो गया, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, विकल्प में ये पूछा जा सकता है और लिखने के लिए पूरा यहाँ लिखा भी है कि नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो लॉर्ड रेले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब आप बात करें, ठीक है, यहां से एक या दो नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या उदाहरण है। तो देखिए क्रिकेट की गेंद जो है प्रायः लाल रंग की होती है, किस रंग की, अब लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा। जब लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा तो वो जो क्रिकेट से गेंद से लाल रंग निकल रही है ज्यादा फैलेगी नहीं, और ज्यादा नहीं फैलेगी तो उसे पकड़ने में आसानी होगी और खेलने में भी आसानी हो। क्यों? क्योंकि अगर वो नीले रंग का बना दें, ठीक है, तो सपोज अगर नीले रंग का बना दें तो क्या होगा, जैसे देख लीजिए आप लोग, अब मान लीजिए कि ये गेंद जो है नीले रंग का, ये लाल रंग का बना दिए, ठीक है, और एक मान लीजिए बना दिए नीले रंग का, तो लाल रंग से जो है प्रकाश का बिखराव बिल्कुल नहीं होगा, प्रकाश का बिखराव
तो लाल रंग लगभग इतना ही बड़ा दिखेगा, इतना ही बड़ा। अब बैगनी रंग का बना देंगे तो इससे क्या होगा कि बैगनी रंग से प्रकाश निकलेगा, बैगनी ज्यादा प्रकीर्णन होगा। तो ये जो गेंद है, गेंद की साइज कुछ बड़ी समझ में आएगी। तो जब गेंद हाइट पे जाएगा और जब आपके पास आएगा तो हो सकता है कि उसमें कुछ क्या हो, आपका उलटफेर हो सकता है ना। बैट से खेल रहे हैं तो बैट का सही आंकड़ा नहीं लग पाएगा। तो बात समझना। तो कहीं ना कहीं प्रकीर्णन के कारण जो गेंद कुछ बड़े साइज की दिखेगी, मतलब उसे प्रकाश निकलेगा, तो प्रकाश निकलेगा, गेंद इतनी तेजी से आएगी तो थोड़ा डाउट हो जाएगा कि गेंद यहां पर है कि यहां पर, और इतने से क्या होगा, बाधित होगा। इसीलिए गेंद लाल बनाया जाता है, क्योंकि लाल का प्रकीर्णन सबसे कम। तो गेंद जितनी छोटी है उतनी छोटी दिखेगी और स्पष्ट दिखेगी। क्या दिखेगी? क्योंकि गेंद अगर लाल होगा तो प्रकीर्णन कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा तो प्रकाश कम फैलेगा। अब प्रकाश कम फैलेगा तो प्रकाश कहां तक जाएगा? दूर तक। तो दूर से आती हुई गेंद भी क्या होगी? साफ दिख जाएगी। और नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो प्रकाश ज्यादा फैलेगा। अब प्रकाश ज्यादा फैलेगा तो क्या होगा? वो प्रकाश दूर तक। तो हो सकता है कि खिलाड़ी खड़ा है पिच पे और एक खिलाड़ी खड़ा है बाउंड्री पे और गेंद मार दिया तो उसे समझ में ना आए गेंद कहां जा रही है। हाँ, गेंद जब पास आएगा तब दिखेगा, गेंद पास आएगा तो समस्या नहीं है। या खेल रहे हैं 22 गज से गेंद फेंकी जाती है, ठीक है ना, और गेंद जब फेंक दिया तो कुछ पास आया तब दिखा तो समस्या हो जाएगा। इसीलिए लाल रंग का बनाया जाता है। कोई दिक्कत? तो टेस्ट गेंद अक्सर लाल रंग का होता है और बाकी व्हाइट बॉल होता है, वनडे वाला। चलिए, खतरे का सिग्नल भी सेम इसलिए लाल होता है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। तो प्रकीर्णन कम होने से क्या होता है कि लाल रंग दूर तक दिखाई देगा, और जब सिग्नल आपको दूर से दिखाई दे जाएगा तो आप व्यवस्थित हो जाएंगे। कि सिग्नल पास आ जाए तब समस्या, तब हो जाएगा। भाई अगर आप पास आ गए और सिग्नल आप देखिए एकाएक लाल है तो हो सकता है कि आप गाड़ी ना रोक पाए, ठीक है ना। इसीलिए खतरे का सिग्नल लाल होता है। क्यों होता है समझ में आ गया? ठीक है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे दूर होता है। क्या होता है? तो सूर्योदय मतलब सूर्य निकलने वाला है, यानी हमसे दूर है। सूर्यास्त मतलब सूर्य हमसे दूर जा चुका है, इसलिए उसमें गर्मी कम होती है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है सूर्य हमसे सबसे दूर होता है। और आप जानते हैं कि सूर्य अगर दूर है तो उससे बैगनी रंग जो निकलेगा तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो बैगनी रंग दूर से चलकर हमारे पास पहुंचे और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा तो लाल का बिखराव कम होगा, और लाल का बिखराव कम होगा तो दूर से चलकर हमारे पास आ जाएगा। इसीलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। और उस सुबह और शाम के समय सूर्य हमसे सबसे दूर होता है और लाल रंग अधिक दूरी तय करके आ सकता है। तो ये सारे प्रश्न जो हैं इनका उत्तर लगभग सिमिलर होगा, 1 से 2 लाइन आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। गहरा जल हल्का नीला दिखाई देता है। तो गहरा जल अगर है तो ये भी नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। कैसा प्लेनेट? नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है ना। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है। और जब ऊपर से देखा जाता है पृथ्वी को तो 71% सतह पे पानी है। तो सतह पे पानी है तो वो 71% पानी ही दिखेगा। अब पानी को जब ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? नीला। भाई धरती से आकाश को देख रहे हैं, नीला दिखाई देगा। तो जब आकाश से धरती को देखेंगे तब भी वो कैसा दिखाई देगा? नीला। धरती का मतलब कुछ हाइट, हाइट का मतलब कम से कम 2-3 किलोमीटर। ऐसा नहीं कि छत पे चढ़ के नीला दिखाई देने लगे, ऐसा नहीं, थोड़ा हाइट होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जब आप 5 से 7 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तब ऐसा आपको मतलब होगा, ऐसा लगेगा। तो बात समझ में आया? तो अधिक गहरे जल को देखने पर नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और जब नीला रंग खूब फैलेगा तो वही दिखेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अगला है, ठीक है, कि वर्षा के बाद, ठीक है, बादल का रंग सफेद दिखाई देता है। कैसा रंग? वर्षा के जो बाद है बादल का रंग जो है ये सफेद दिखाई देता है, क्योंकि बारिश के बाद वायुमंडल के कण अनुपस्थित हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जब बारिश होगी तो पानी नीचे गिरेगा, तो जो भी हवा में धूल के कण उड़ रहे थे वो पानी के साथ घुल के नीचे आ जाएंगे ना। तो वर्षा के बाद बादल का रंग सफेद दिखाई देता है, क्योंकि बारिश के बाद वायुमंडल के कण क्या हो जाते हैं?
अनुपस्थित मतलब हट जाते हैं, और प्रकाश का प्रकीर्णन हो ही नहीं पाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें बादल कैसे दिखाई देते हैं? चिकित्सालय में जो प्लस चिन्ह बना होता है, आप लोग सुने होंगे, इसको रेड क्रॉस बोलते हैं, तो पुस्तकालय बोल रहे हैं, चिकित्सालय या फर्स्ट एड बॉक्स आप जानते होंगे, एक जो मेडिकल किट होता है उस पर ऐसा प्लस चिन्ह बना होता है, ये लाल रंग का होता है। अब लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा। अब प्रकीर्णन कम होगा तो लाल रंग बिखरेगा कम, अब बिखरेगा तो लाल रंग क्या होगा? दूर से दिख जाएगा। तो कोई एम्बुलेंस है तो दूर से आंकड़ा लग जाएगा कैसा कि एम्बुलेंस है वो, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी इमरजेंसी वाली चीजें हैं वो लाल रंग के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग क्या होगा? दूर से दिख जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी दूर वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना, जब भी दूर वाला कॉन्सेप्ट आएगा वो लाल रंग होगा, ठीक है ना, और जब भी नजदीक वाला कॉन्सेप्ट होगा तो बैगनी होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो है ये आप अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिए, ठीक है, और हम लोग पूरा का पूरा प्रकीर्णन पढ़ लिए। तो इन टॉपिकों को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग उत्तल लेंस अवतल लेंस के उपयोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेंगे। धन्यवाद।